नेशनल सिक्योरिटी जो नेबरहुड की है काफी हद तक इत्मीनान आप कह सकते हैं। पहले म्यांमार आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, दे हैड द एबिलिटी कि सबको अपने कंट्रोल में रखें। फिर डेमोक्रेसी आ गई तो उससे आर्मी का कंट्रोल अब लूज हो गया। अब इस तरह की स्थिति आ गई है कि दैट पीपल आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द आर्मी, क्योंकि जहां भी चाइना जाता है ना वो प्रेडेटरी कैपिटलिज्म या प्रेडेटरी लोन्स करता है। तो पहले तो था कि जो भूटान के फॉरेन रिलेशंस भी हैं वो इंडिया हैंडल करता था। भूटान का जो बजट है मोस्टली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इट इंडिया से ही जाता है। जो छोटे नेशन में जैसे इवन नेपाल, एंटी इंडिया इज बिकमिंग टू गेट पॉपुलैरिटी। एंटी इंडिया होंगे तो सोचेंगे हम कितने, यही वही कर रहा है, बेवकूफ़ी है। तो पाकिस्तान की एक खासियत है कि वो आपको कभी भी हैरान कर देगा, कभी भी विल सरप्राइज हो, तो कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। हमें हमेशा उसके ऊपर एक नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि अभी जो स्थिति है पाकिस्तान की, आगे चल के और डिटेल में बात करेंगे, बहुत नाजुक है। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। आज के इस जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नेशनल और नेबरहुड सिक्योरिटी इश्यूज़ पर। हमारे साथ हैं तिलक देवेश्वर जी, और तिलक देवेश्वर जी रिटायर्ड स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हैं, ऑथर हैं और इस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं। आपका स्वागत है तिलक जी। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर कॉलिंग मी हियर। आई लुक फॉरवर्ड टू आवर डिस्कशन। तो इस समय जो भारत का जो नेबरहुड सिक्योरिटी सिनेरियो है, वैसे तो जनरल परसेप्शन में तो ऐसा लगता है कि भारत ने बिल्कुल इस समय सब कुछ ठीक करके रखा हुआ है। चाइना के साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है LAC पे, लेकिन वो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। पाकिस्तान जो है वो एक तरह से कराह रहा है, और मालदीव अधिक मैटर नहीं करता। श्रीलंका और नेपाल जो है वो पूरी तरह से नहीं तो लगभग भारत के साथ ही हैं। बांग्लादेश तो पूरी तरह से भारत के साथ ही है, और म्यांमार से भी इश्यूज हैं लेकिन मैनेज्ड है। तो ओवरऑल आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे? आपने एक तरह से सही कहा कि नेशनल सिक्योरिटी जो नेबरहुड की है काफ़ी हद तक इत्मीनान आप कह सकते हैं, मगर फिर दो तीन चीज़ बातें हैं। एक तो जो सिचुएशन अफगानिस्तान की है और पाकिस्तान की खास तौर पे, पाकिस्तान की एक खासियत है कि वो आपको कभी भी हैरान कर देगा, कभी भी विल सरप्राइज हो, तो कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। हमें हमेशा उसके ऊपर एक नज़र रखनी पड़ती है कि ये कहीं से, क्योंकि अभी जो स्थिति है पाकिस्तान की, आगे चल के और डिटेल में बात करेंगे, बहुत नाजुक है। तो इस नाजुक स्थिति में पहले प्रीवियस हिस्ट्री आप लेके 47 से, वो हमेशा एक्सटर्नलाइज करेगा अपनी डिफिकल्टीज कि लोगों को यूनाइट करने के लिए। अभी तो पाकिस्तान बहुत पोलराइज्ड है, तो उनको यूनाइट करने के लिए एक तरीका है कि आप हिंदुस्तान से कुछ ना कुछ गड़बड़ी शुरू कर दें, सो लोग यूनाइट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि नेबरहुड में जो हमें बहुत ख्याल रखना है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सिचुएशन है, और दूसरी तरफ म्यांमार की जो आर्मी थी, जो एक तरफ बहुत स्ट्रांग थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। सो स्पेशली जो हमारा जो बॉर्डर है, म्यांमार आर्मी हैव डिजर्टेड और हमारे इलाके में आ गए हैं, फिर हमें बाद में उसको रिपैट्रिएट करना पड़ा। तो ये दोनों तरफ, श्रीलंका से दो रिकवर कर गए पिछले 1 साल से, और वो एक्नॉलेज करते हैं ओपनली कि इंडिया की मदद से ही हम अपने आप को बचा पाए हैं। डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे थे, डिफॉल्ट मेरे ख्याल से कर भी दिया था, जो इकोनॉमिक असिस्टेंस इंडिया ने दी है। मालदीव्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो चाइना की पूरे उसमें चला जाता है, मगर अब देखिए जो उनका जो वो भी डिफॉल्ट पे जाने वाले हैं। उन्होंने IMF पे एक इमरजेंसी लोन मांगा, और उनके जो मिनिस्टर जो एंटी इंडिया थे, अब वो कह रहे हैं इंडिया से मदद मांगो। तो डिप्लोमेसी से आई थिंक मालदीव्स पे भी नज़र रखनी है, और भूटान में जो चाइना के साथ उनकी जो बाउंड्री टॉक्स हो रही हैं, उसको भी केयरफुल करना पड़ता है कि क्या कॉम्प्रोमाइज़, क्या रिजल्ट्स
उसके निकलते हैं। नेपाल में चाइना का काफ़ी इनग्रेस हो गया था, मगर अब जो नेपाली लीडरशिप है वो हैविंग सेकंड थॉट्स, क्योंकि जहाँ भी चाइना जाता है ना वो प्रेडेटरी कैपिटलिज्म या प्रेडेटरी लोन्स करता है कि एक जो मुल्क अनस्टडी सा है उसको अपने कब्जे में करने के लिए डेट करो, उनको पैसे दो, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, कहीं की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट बनाया श्रीलंका में, श्रीलंका डिड नॉट नीड इट, क्योंकि मगर वो राजपक्षे की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो ठीक है, अब फिर डेट बढ़ गया, दे नहीं सके, वेंट इनटू डिफॉल्ट। तो इस तरह की जो अब लोगों को ये पता चल गया है, नॉट ओनली हमारे नेबरहुड में भी, अफ्रीका में भी और कई जगह। इटली तो बैकआउट कर रहा है BRI से। तो जहाँ भी चाइना जाता है ना वो ये देखता है, अच्छा इनका मोस्टली ग्लोबल साउथ या थर्ड वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर इज वीक। चाइना ने अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, पर इट इज़ नॉट चीप। तो वो उनको पैसे देता है कि हम आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दें, आपकी बड़ी डेवलपमेंट होगी। पीपल थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर। होता नहीं है, वो डेट पे चले जाते हैं। और फिर चाइना अपना पाउंड ऑफ फ्लैश, जैसे हम्बनटोटा कौन ने बोला कि हमको रिलीज पर अब दे दो, श्रीलंका में और कोई नो ऑल्टरनेटिव। सूनर और लेटर देखेंगे ग्वादर को भी वो पाकिस्तान को बोलेंगे आप हमारे डेट रीपे नहीं करते, आप हमें ग्वादर दे दो, हालांकि लीज पर ही, बट दे विल टेक ग्वादर। उसमें फिर अपनी शिप्स आ जाएंगी, सबमरीन आ जाएंगी। तो चाइना की एक्टिविटीज इन द नेबरहुड, इस पे भी हमें, ऑफकोर्स जो प्रॉब्लम है ईस्टर्न लद्दाख में प्रॉब्लम है वो तो है ही, बट ये जो नेबरहुड में चाइना कर रहा है, तो इस तरह से जो पूरा नेबरहुड एक तरह से तो कंट्रोल में है, दूसरी हिसाब से वी कैन नॉट बी कंप्लेसेंट। हमें इन सब चीज़ों पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। और पहले जो छोटे नेबर्स हैं उनकी पहले बात करते हैं, जैसे भूटान है। तो भूटान के साथ हमारा जो है वो सैन्य एग्रीमेंट क्या है, व्हाट इज़ आवर मिलिट्री एग्रीमेंट? एक ज़माने में तो प्रोटेक्टरेट हुआ करता था, जैसे सिक्किम प्रोटेक्टरेट था, भूटान प्रोटेक्टरेट था। सिक्किम का तो हमें पता है, सिक्किम वॉज अल्टीमेटली एनेक्स्ड बाय इंडिया, जिसको लेके काफ़ी हंगामा भी रहा पश्चिमी देशों में, चाइना इत्यादि में, अब सेटल हुआ जाके। लेकिन भूटान भी प्रोटेक्टरेट था, लेकिन फिर वो पोजीशन डाइल्यूट हो गई, अभी एक मिलिट्री एग्रीमेंट है। तो वो एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट करता है? इससे पहले तो था कि जो भूटान के फॉरेन रिलेशंस भी हैं वो इंडिया हैंडल करता था। फिर 80s में या 90s में वो उनको आज़ादी मिल गई कि अपने आप वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश कर सके, तो उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो इंडिया उसमें इंटरफेयर नहीं करता। इंडिया मिलिट्री प्रेजेंस इमट्राट जो है वो है अभी वहाँ पर, एंड लॉट ऑफ एड। भूटान का जो बजट है इट्स मोस्टली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इट इंडिया से ही जाता है। उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो पावर प्लांट्स हैं उनके, जो एनर्जी के हैं, विच इंडिया देन टेक्स बोथ फ्रॉम भूटान एंड फ्रॉम नेपाल। तो उनका जो प्रॉब्लम है कि उनकी जो बाउंड्री चाइना के साथ वो डिमार्केटेड इन 1 or 2 प्लेसेस इज नॉट देयर, और चाइना इज वेरी कीन। भूटान इज केप्ट देम सो फार एट ए डिस्टेंस कि हम जब तक आपका इंडिया के साथ नहीं रिजॉल्व होता तो हम, मगर अब चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है, उनका प्रेशर है, जो लोकल्स है वहाँ पे, दे वांट कि भी बाउंड्री सेटलमेंट हो। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी है बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग मिशन, बट वो जैसे पहले जैसी बात नहीं है कि दैट इट वाज ए, एज यू मेंशन, प्रोटेक्टरेट, वो नहीं। क्योंकि भूटान में पहले भी आई थिंक 80s में, अर्ली 80s में वहाँ पे एक तरह का हम कह सकते हैं कि नेपाली हिंदूज का जेनोसाइड भी हुआ था और वहाँ से निकाल दिए गए थे। वो भी एक इशू है जिस पे उस टाइम पे इंडिया ने कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया, और वो ज़्यादातर वो सारे के सारे अब इंडिया में ही आके सेटल्ड है। तो अब ये जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स उनकी है, वैसे तो ये इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो वो जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है वो भी लिमिटेड इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, वो दे कैन नॉट चैलेंज दी मोनार्की एज सच। तो अगर मान लीजिए कल को जैसे डोकलाम वाला एरिया है, वहाँ पर वो कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो भारत के इंटरेस्ट के एडवर्स हो, तो भारत के पास क्या ऑप्शंस रहेंगे? क्योंकि वो चुम्बी वैली, याटुंग वाला जो एरिया है
दैट इज़ वेरी क्रिटिकल. आई थिंक उस स्टेज से आने तक आई थिंक इंडियन डिप्लोमेसी विल बी वेरी एक्टिव बिकॉज जो किंग है ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द प्रॉब्लम. पॉलिटिशियंस एज पॉलिटिशियंस एवरीवेयर उनका अपना मफाद होता है टू बी क्लोजर टू चाइना. उन क्या लिंक्स हैं तो हमारे मेरे ख्याल उस तरह की नौबत नहीं आएगी कि दैट भूटान एंटर्स इनटू ए बाउंड्री एग्रीमेंट जो इंडिया के से प्रॉब्लम हो. फिर इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है दैट इज़ द मेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो इंडिया का है. उस तरह की मेरे ख्याल नौबत नहीं आएगी. इंडिया विल हैव इनफ लीवर स्पेशली अगर किंग के साथ हो तो उसको भूटान इस तरह की बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं करेगा. नॉर्थ में जो है इलाके नॉर्दर्न जहाँ डिस्प्यूटेड है वहाँ पर इंडिया का इतना इंटरेस्ट नहीं है बट इट विल लाइक टू प्रोलॉन्ग इट. बट यहाँ पर जो डोकलम एंड साउथ टूवर्ड द सिलीगुड़ी कॉरिडोर वहाँ पे मेरे ख्याल आई थिंक होगा नहीं. हाँ, उन्होंने तो उनका एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो हमारे तवांग के नीचे जो आता है उसको भी क्लेम कर लिया है ये कहते हुए कि दिस इज पार्ट ऑफ द तवांग ट्रैक्ट. तो चाइना वो तो मिडिल किंगडम है ना तो वो तो समझता है कि जहाँ भी मैंने पैर रख दिया या रखा था कभी वो मेरा इलाका और बाकी सब लोगों को आके मुझे कौटाव करना चाहिए झुक के बात करनी चाहिए. तो पूरा अरुणाचल प्रदेश फॉर एग्जाम्पल हाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश वो क्लेम करता है. हाँ, उसको साउथ तिब्बत बोलता है. साउथ तिब्बत बोलता है. प्रॉब्लम तो वो क्रिएट कर ही सकता है. चाइना के भी हालात अब आई डोंट थिंक सो जो पहले थे जब वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी और ये इकोनॉमिकली दे आर नॉट जो उन्होंने ओवर एक्सपेंशन कर लिया ना ओवर रीच BRI में इतनी जो इन्वेस्टमेंट की है. और चाइना की जो आप इकोनॉमी देखें इट ग्रू बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट्स. दे कुड अंडरकट एनीवेयर एंड एवरीवेयर. अब जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी सारी श्रिंकिंग कर रही है तो उनकी जो 800 मिलियन लेबर क्लास है बिगेस्ट थ्रेट टू द कम्युनिस्ट पार्टी इज डोमेस्टिक अनरेस्ट. और जब लोगों के पास जॉब्स नहीं रहे और एटलीस्ट लेस क्योंकि एक्सपोर्ट इतनी हो नहीं रही, डेट बहुत बढ़ गया है फ्रॉम दी लोकल म्यूनिसपैलिटीज, इंडस्ट्रीज हैव शट डाउन, रियल एस्टेट करके. तो चाइना की भी पोजीशन एंड देन टू अदर थिंग्स जो चाइना के हैं, एक तो उनके पानी की प्रॉब्लम है एंड इट्स एन एजिंग पॉपुलेशन. इंडिया के तो यंग पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन, चाइना इज एन एजिंग पॉपुलेशन. अच्छा, पॉपुलेशन का इफेक्ट बहुत सालों के बाद पता चलता है, पर दे ऑल्सो नो इतने साल उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं, उसके अब नतायज आज तभी वो कह रहे हैं प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन प्रोड्यूस मोर. अब ये तो फैक्ट्री नहीं है ना कि बटन दबाया और बच्चे पैदा हो गए, ऐसे तो नहीं होता. तो ये दो जो चीज़ें ना, एजिंग पॉपुलेशन एंड वाटर, उनकी जितनी भी मेन पॉपुलेशन सेंटर्स और जो प्रोडक्शन है वो नॉर्थ में है, पानी साउथ में है. तभी उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके शिफ्टिंग वो 3 गॉर्जेस डैम पता नहीं यंगसी रिवर को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं और ब्रह्मपुत्रा को भी मुंह उसका साउथ आने के बजाय नॉर्थ देना चाह रहे हैं. ये सब दिखाता है कि उनके पानी का समस्या है एंड दे कांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड ग्रेन्स. तभी जहाँ भी अफ्रीका में उन्होंने लैंड लिया लीज पे कि प्रोड्यूस करें वहाँ चाइना के लिए. पाकिस्तान में भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें पंजाब में लैंड मिले, फर्टाइल लैंड है, लैंड मिले वहाँ हम अपने क्रॉप्स ग्रो करें अपने मार्केट के लिए. तो चाइना की भी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है अब रही. ओके, तो ये म्यांमार की बात करते हैं. तो म्यांमार में ये जो चाइना से लगता हुआ शान प्रोविंस है, ये पूरी तरह से मिलिट्री के कंट्रोल के बाहर जा चुका है. इंडिया से लगता हुआ चिन प्रोविंस है, ये भी मिलिट्री के कंट्रोल से काफ़ी बाहर है. अराकान भी काफ़ी बाहर है. तो ये पूरा जो है ये आपका बर्मा का नॉर्दर्न एरिया खास तौर से वो आर्मी के कंट्रोल के बाहर जा रहा है. इसके क्या लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है? अगर आप बर्मा का वैसे दे आर सपोज टू बी एंटी चाइना. हाँ, तो अगर उनका जो आप ज्योग्राफी देखें, जो वैली है ना इरावती बीच के म्यांमार, वो सब बर्मन है, द बर्मन रेस. ऑल अराउंड आर स्टेट्स जो एक तरफ के आप ट्राइबल कह सकते हैं. अरकान को देखें, चिन को देखें, काचिन को देखें, वाह को देखें, ये शान स्टेट, करेनी, करेंस, तो सब वो सब राउंड है एंड बर्मन्स आर इन दी, तो दे आर द रूलिंग रेस. जब उसको आज़ादी मिली थी ब्रिटिश से, तो एक उनके कॉन्स्टिट्यूशन में
जो ऑंग सान, जो फादर ऑफ बर्मा है, ऑंग सान सूची का फादर, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में था कि 10 साल के बाद इतनी जो स्टेट्स हैं ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन्होंने आज़ाद होना है कि ये हमारे साथ ही रहना है. सो दिस सीड वॉज प्लांटेड बाय राइट इन द बिगिनिंग. अच्छा, लॉट ऑफ देम आर ऑल्सो क्रिश्चियंस. ये बुद्धिस्ट हैं और वो क्रिश्चियंस हैं. तो ये एक तरह का टसल हमेशा चलता रहा. जब नीविन था तो पूरा कंट्रोल रहा मिलिट्री में, बट आफ्टर अ टाइम द कंट्रोल हैज स्टार्टेड, अब लूजन हो गया कंट्रोल. अब शांत स्टेट्स हैं, जैसे वाह हैं, वाह चाइनीज बोलते हैं, और जब ये कम्युनिकेट करते हैं यांगॉन से तो अपनी चिट्ठियाँ चाइनीज में लिखते हैं. और जब बर्मन्स भी उनको रिप्लाई करते हैं, दे ऑल्सो हैव टू गिव अदर ट्रांसलेशन इनटू चाइनीज. और सो पहले म्यांमार आर्मी बहुत स्ट्रांग थी. दे हैड द एबिलिटी कि सबको अपने कंट्रोल में रखें. फिर डेमोक्रेसी आ गई, सूची, देयर वाज अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट, सम ऑफ द स्टेट्स टाइड अप विद द एनएलडी. तो उससे आर्मी का कंट्रोल अब लूज हो गया. अब इस तरह की स्थिति आ गई है कि दैट पीपल आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द आर्मी. एंड म्यांमार आर्मी इज, यू नो, मैं जैसे कहा था, हैव sought refuge, some of the units have वो sought. अराकान से, हाँ, रखाइन जिसको बोलते हैं आजकल हाँ. वो. So that is a Muslim population area, अराकान. एक टाइम में बुद्धिस्ट होता था, फिर मेरे ख्याल बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेशन हुई. हाँ, ब्रिटिश ने काफ़ी यहाँ से ले जाके बसाए थे वहाँ पे लोग. Muthidong and Modong, there are these two districts who are now almost 95% Muslim. So वो अराकान बट स्टेट इज बुद्धिस्ट मेजोरिटी ओनली. the whole state. रखाइन स्टेट इज. हाँ, बट ये जो है ना पॉकेट्स, दीज आर बिकम मुस्लिम मेजोरिटी. तो दिस आई थिंक एक टाइम जो बहुत स्ट्रांग थी म्यांमार आर्मी, बट अब देखिए पॉलिटिक्स में आके या फॉर डिफरेंट रीजंस इट इज़ नाउ बिकम वीक एंड फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सो क्योंकि अगर ये सारी नेशनैलिटीज़ यूनाइट करते हैं और हर तरफ से प्रेशर पड़ता है. लॉन्गेस्ट सर्विंग इंसर्जेंसी जो थी कहीं भी मेरे ख्याल बर्मा में वॉज दी बर्मीज कम्युनिस्ट पार्टी, बीसीपी. और ज़्यादातर ये वाह और शांत स्टेट से ही ये थे. फिर वो टूट गई, मगर फिर काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, करेन नेशनल कैरन नेशनल आर्मी. सो हमेशा बर्मा में प्रॉब्लम ही रहा है, बट कंट्रोल होता था. अब वो कंट्रोल लूजन हो रहा है. एंड इंडिया को प्रॉब्लम है बिकॉज वी शेयर अ लॉन्ग बॉर्डर. तो रिफ्यूजीज हैं या इसके जो देखने में जो भी चर्चा चल रही है, जो देखते हैं हम आर्टिकल्स वगैरह जो आ रहे हैं, वो ये है कि भाई एक तरफ से तो वो चूँकि एंटी चाइना है ये सारी नेशनैलिटीज़, तो जो चाइना का जो वेपन्स ट्रेड जो फैसिलिटेशन था वो तो कमज़ोर हुआ है. लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो जो आप म्यांमार आर्मी के साथ जो सिंगल पॉइंट आप कर सकते थे डिस्कशन, वो अब नहीं रहा है. उसमें समस्या आ गई. हाँ, बट यू नो सम नेशनैलिटीज भी पूरे चाइना के साथ नहीं थे. काचिन्स फॉर एग्जांपल और करेंस जो चाइनीज स्पीकिंग थे, जैसे वाह, शांत स्टेट आर्मी, ये सब इनका ज़्यादा क्लोज था. अच्छा, बर्मन्स में भी नॉट मेनी लाइक द चाइनीज. आपको याद होगा नीवन ने 60s में ही थ्रू आउट द चाइनीज. 67 में जो बड़ा हुआ था, कुछ चाइनीज बड़े डोमिनेट करने लग गए थे, तो नीवन ने उनको सबको बाहर कर दिया था. लॉट ऑफ एंटी चाइनीज फीलिंग वाज देयर अमंग द बर्मन्स आल्सो. फिर ग्रेजुअली कम होती रही. इसी जब वेस्ट का प्रेशर आया और वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए, जब ये कू हुआ था आफ्टर नीवन फेल एंड द कू टुक प्लेस, सो only China protected Myanmar in the Security Council by vetoing any action against Myanmar. So naturally they became beholden to China. और चाइना ने फिर अपना मौका देखा and they made penetration again. आज की डेट में मैंडले तक चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत है. lot of Chinese influence in Mandalay. अब ये वेदर फिर से एक बारी जो नेवन के टाइम में हुआ था चाइनीज के अगेंस्ट रिएक्शन आएगा, दैट विल हैव टू बी सीन. तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. ये इन्होंने जो अपनी कैपिटल रंगून से हटा के नेपिंडा में शिफ्ट की, इसके पीछे क्या कारण? एस्ट्रोलॉजी. किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको एडवाइस किया था कि ये सही जगह नहीं है, आप कैपिटल को शिफ्ट करें, इट विल बी बेटर. अच्छा, बहुत मानते हैं. कैन यू इमेजिन, नेवन इतना तक मानता था कि उसने अपने करेंसी, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ 45 चार्ट का नोट था, 45 चार्ट एंड 90 चार्ट, नॉट 50, नॉट 100,
बिकॉज एस्ट्रोलॉजी ने कहा था कि ये 50 और 100 सही नहीं है, इसको 45 और 90 करो। तो करेंसी 45 चार्ट में कभी सुना है? इट्स बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मुश्किल है यकीन करना, बट दैट्स रियलिटी। Another small neighbor we have is Maldives. Maldives keeps flexing its muscles, non-existent muscles, I must say. Muscles तो है नहीं कुछ, लेकिन ये हमने देखा है कि हमारे नेबरहुड में बहुत सारे लोग जो हैं ये एक्सपर्ट हो गए हैं इंडिया चाइना को प्ले करने का, जो उन्होंने गेम जो है ये करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत ने कभी इसके ऊपर ज़्यादा किसी को जो कहेंगे कोऑर्सिव डिप्लोमेसी नहीं की। ये भी शायद कारण है, उनको लगता है कि साहब कि इंडिया तो कुछ नहीं करेगा। हाँ। तो ये मालदीव्स जो है इस बार शायद ऐसा लग रहा है कि दे हैव राइल्ड अप मोदी जी, और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो खाली लक्षद्वीप को दौरा करके उसको ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। अब तो इतने होटल्स बनने लगे लक्षद्वीप में, प्रपोजल्स। नाउ दे हैव अनाउंस्ड बेसेस इन मिनिकॉय and लक्षद्वीप, अगाटी एंड तो मालदीव्स का ये अगाटी एंड मिनिकॉय में बेसेस तो खैर बहुत छोटे आइलैंड्स हैं। आई डोंट नो हाउ लार्ज द बेस कैन बी, बट स्टिल सिग्नल, यू नो। बट दिस स्टेप जो उनका जो प्रेसिडेंट बना है मुइज़ू व्हाटएवर, जो छोटे नेशन में जैसे इवन नेपाल, एंटी इंडिया इज बिकमिंग टू गेट पॉपुलैरिटी। एंटी इंडिया होंगे तो हम सोचेंगे हम कितने, तो ये वही कर रहा है, बेवकूफ़ी है। बिकॉज हमेशा इंडिया ने बेल आउट किया है मालदीव्स को। पानी की जब समस्या हुई थी डिकेड और 2 अगो, इंडिया बेल्ड आउट सेंडिंग सो मच ऑफ वाटर। अब देखिए, अब पता नहीं कितने साल में मालदीव्स गोइंग टू गो अंडर वाटर, तो लोग कहाँ जाएंगे? चाइना तो नहीं जाने वाले, आएंगे तो दे विल कम टू इट, इंडिया विल बी बेलिंग देम आउट। और अभी भी जो उनकी डेट सिचुएशन है विच इज ग्रोइंग, ultimately now they're looking to India to bail them out. But why should India bail them out? There should be a complete there should be a conditionality। भाई हमें अगर बेल आउट करना है तो पहले तुम्हारे जो ये पूरी रेडिकलाइजेशन है इसको ख़त्म करो, क्योंकि रेडिकलाइजेशन का तो प्राइम टारगेट जो है वो हिंदूज होते हैं और इंडिया हो जाती है फिर। तो ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि वर्ल्ड ओवर जो सारे रेडिकल्स हैं सबसे ज़्यादा पिटाई चाइना करता है, तो चाइना को कुछ नहीं करते। मे बी देयर इज अ लेसन इन इट। आप अपीज करेंगे तो आपको गालियाँ पड़ेंगी, और आप स्ट्रांग रहेंगे तो आपको मिलियन उइगुर्स इन फोर्स्ड लेबर कैंप्स, मिलियन डॉक्यूमेंटेड, बट कोई इस्लामिक ओआईसी के जो 50 ऑड मेंबर्स हैं किसी ने नहीं आवाज़ उठाई। हालांकि लोग वहाँ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई एक्सीलेंट थे, लुकिंग बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। आवाज़ यूएस और यूरोप उठाता है। हाँ। तो मालदीव्स का मेरे ख्याल ये ट्रांजिएंट, ये थोड़ी देर के बाद इसको, ये बड़ा एंटी इंडिया, बड़ा अनपॉपुलर है वैसे मालदीव्स में। लोग कह रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, कि मैं इंडिया को यहाँ से निकाल दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा, ये रिन्यू नहीं करूंगा। इट इज़ अनपॉपुलर। एक इंसिडेंट हुआ था कि उसने वो इंडियन डोनियर नहीं भेजा ये लड़के को एक आइलैंड से लेने के लिए ट्रीटमेंट, एंड ही डाइड। बहुत अप्रूव हुआ उसके बारे में, क्योंकि जस्ट बिकॉज एयरक्राफ्ट वॉज इंडियन आप उसको यूज नहीं करना चाह रहे थे। आई मीन सो इट इज अनपॉपुलर, और देयर इज लॉट ऑफ अनरेस्ट इन द पार्लियामेंट आल्सो, जहाँ पे ऑपोजिशन की मेजॉरिटी है। तो देखें कैसे होता है। हाँ, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग तो है। हाँ, देखेंगे उसको। अगेन हमें अपनी वी कांट लिफ्ट आवर आइज ऑफ इट कि चाइना क्या इनरोड्स कर रहा है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट कितना है, कितने आप रेडिकलाइजेशन की बात की। सो मेनी पीपल इन मालदीव्स हैव बीन फाउंड, यू नो, ट्रेनिंग एंड गोइंग प्लेसेस। इतने आइलैंड स्प्रेड आउट है, नॉट सारे आइलैंड्स इनहैबिटेड नहीं है, कोई भी वहाँ जाके कैंप बना सकता है, और अंडर द रेडार होगा, पता भी नहीं चलेगा। It's a very small country. It's, I think 320 square kilometers in But all. आइलैंड्स बहुत दूर दूर से फैले हुए हैं। हाँ, वो 320 square kilometers spread in about total 1,000 islands, out of which more than 500 are uninhabited. Uninhabited yet, but कोई भी गिरोह जाकर, मैं यही कंपैरिजन कर रहा था कि दिल्ली की एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बराबर टोटल मालदीव्स है, स्प्लिट इनटू 1,000 पीसेस। तो वो कितना बड़ा होगा, कितना क्या कर सकता है, उसकी क्या उसकी नेशनल पावर है। तो वो केजरीवाल के बराबर भी नहीं है, सही पूछे तो
जी, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, अभी अफ़गानिस्तान इज़ टेलिंग पाकिस्तान कि हू आर यू, और पाकिस्तान जो था वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा था अफ़गानिस्तान में। ये क्या हुआ? तो टेबल्स रिवर्स हो गए हैं। अफगानिस्तान को पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है वायदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जी, अगर आप देखें 47 से बेसिक मुद्दा क्या है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ड्यूरैंड लाइन। 1949 के बाद किसी अफगान गवर्नमेंट ने ड्यूरैंड लाइन को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि 49 में एक लोया जरगा हुआ था इन काबुल, जुलाई 49 में, जिन्होंने सारी ट्रीटीज जो ब्रिटिश इंडिया के साथ थी उन सबको उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। एंड द रीजन फॉर दिस इज थर्ड अफगान वॉर के बाद 1921 में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ काबुल, विच ऑन द एंग्लो अफगान बॉर्डर। उसमें एक क्लॉज था कि ये ट्रीटी 3 साल के लिए लागू है। 3 साल के बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक 12 महीने का नोटिस देके ट्रीटी को रद्द कर सकते हैं। 47 में जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ तो उसने अफगानिस्तान के साथ कोई मुआहदा नहीं किया टू रीइंफोर्स एनी ऑफ द ट्रीटीज। 49 में रिलेशंस डिटोरिएट करके जब पाकिस्तान का एक एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान में घुस के अफगानिस्तान पे स्ट्राइकिंग कर दी तो उन्होंने फिर लोया जरगा बुलाया, जैसे कोई ट्रीटी नहीं एग्जिस्ट करती। तो अफगानिस्तान की हुकूमत से कि जो का मुद्दा है कि हमारा तो बॉर्डर ही नहीं है, इट इज़ अनडिमार्केटेड। अभी रिसेंटली स्टैनिक्साई जो डिप्टी मिनिस्टर है उसने कहा है कि हमारे पास तो बॉर्डर ही नहीं है, तो क्या बात कर रहा है अफगानिस्तान, हाँ पाकिस्तान क्या बात कर रहा है। और 49 से पाकिस्तान को ये हमेशा डर लगा रहता है। वो तो कहता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो तो कहता है, अफगानिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। तो जो भी हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में हमेशा प्रेशर डाला है कि भी आप ड्यूरैंड लाइन को एक्सेप्ट करो। और 49 के बाद तालिबान ने 1.0, तालिबान 2.0 जो क्लोजेस्ट थे पाकिस्तान के साथ, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि बॉर्डर ही नहीं है तो आप कैसे इसको एक्सेप्ट करें। तो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। और जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पश्तून है दोनों साइड, 31 मिलियन पश्तून इन पाकिस्तान, 15 मिलियन इन अफगानिस्तान, लैंग्वेज सेम, कल्चर सेम, हिस्टोरिकल मेमोरीज सेम। और ये सब अहमद शाह दुरानी के टाइम से अपने ही इज ट्रीटेड द फादर ऑफ द नेशन, कि काबुल कंधार से लेकर अटक तक तो ये तो हमारा इलाका है। तो ये द प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, कि किस तरह से अफगानिस्तान को राजी किया जाए। तो बीच पे लॉन्ग हिस्ट्री, वो सोवियत इन्वेजन हुई, ये हुआ वो हुआ, और अब कमिंग टू द प्रेजेंट, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान साइड पे है, दे हैड फॉट विद द तालिबान यूएस के खिलाफ। ये भी पाकिस्तानी मदरसों में पढ़े हुए हैं, पाकिस्तानी उलमा ने इनको जिहाद की ट्रेनिंग दी। अब ये कहते हैं कि जब अफगानिस्तान में जिहाद वाजिब था तो पाकिस्तान में जिहाद वाजिब क्यों नहीं। और वो चाहते हैं जो फाटा एरिया है, जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया जो मर्ज हो गया अब केबीके में, कि इसमें हमारी हुकूमत, हमारा शरिया, हमारा वो चढ़ेगा। एंड पाकिस्तान से सवाल ही नहीं पैदा होता। तो 2007 में आपको याद होगा एक लाल मस्जिद का इंसिडेंट हुआ था जो इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में हुआ था। आर्मी वेंट इन एंड 70% ऑफ द मदरसा स्टूडेंट्स वर फ्रॉम ट्राइबल एरियाज। और बहुत स्टूडेंट्स मरे, लड़के भी और लड़कियां भी। तब से ये टीटीपी फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो पहले भी थी, तब से ये लड़ाई कर रही है। और अब आफ्टर द तालिबान हैव कम इनटू काबुल इन 21 अगस्त 21 से इनको तो और स्ट्रेंथ मिल गई। ये तो इनको तो बंद कर रखा था प्रीवियस गवर्नमेंट ने, ये सब खोल दिए, ये सब छोड़ दिए इनको। हाँ, इनको जो यूएस वाले असलहे थे वो भी मिल गए। और इन्होंने अब बलोच के साथ भी टाई अप कर लिया। तो कलात है, ये मकरान है, इनमें भी इनको सैंक्चुरी शेल्टर मिल गया और बलोचों को असला मिल गया नया। अब इन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने 11 शैडो प्रोविंसेस बना लिए हैं पाकिस्तान में। 7 केपीके में है, 1 गिलगित बाल्टिस्तान में है, 2 बलूचिस्तान में, 1 पश्तून एरिया में और 1 बलोच एरिया में, और 2 पंजाब में है, नॉर्थ पंजाब में, साउथ पंजाब। अच्छा, हाँ, जैसे तालिबान ने किया था। सिंध में नहीं है अभी तक नहीं। जैसे तालिबान ने किया था अमेरिका के खिलाफ, उन्होंने भी शैडो गवर्नर्स बनाए। वो डील कर रहा था कि भी उसमें क्या हो रहा है, इन्होंने भी 11 बना लिए। आइडियोलॉजिकल बैटल भी है, वो उलेमा से पूछ रहे हैं, पाकिस्तानी उलेमा से, कि हम जो कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। तो फिर उनको आइडिया आया, तालिबान ने कहा कि नहीं, ये जो पाकिस्तानी उलेमा था,
कि जो जिहाद है ये सिर्फ एक रियासत अनाउंस कर सकती है, इंडिविजुअल नहीं कर सकते। तो उसने कहा ठीक है, हम तो रियासत हैं, हमारी ये 11 प्रोविंसेस हैं, हमारी सेंट्रल कमेटी की जो सरकार है, अब आप क्या कहते हो? तो ये बहुत बड़ा मसला है। इसी जो लास्ट ईयर 23 में the attacks went up phenomenally, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्होंने अब सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो पिछले साल 12 महीने की जो एवरेज है 44 सिक्योरिटी पर्सन है, दैट इज आर्मी, पैरामिलिट्री एंड पुलिस, एवरी मंथ वर किल्ड। आप लगा लो दिस इज द लेवल ऑफ एट्रिशन। अगर आप 44 आप ऐसे सिक्योरिटी पर्सनल को आप मार सकते हैं एक साल में पर मंथ। Total was counted about 700. 50, हाँ, but if you average it out for over a 12-month period, it comes to about 44. तो जो लेवल ऑफ डिमोरलाइजेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस में भी और पब्लिक में भी, अरे यार तुम अपने आप को बचा नहीं सकते, हमें क्या बचाओगे? सो दिस इज बिकॉज़ द बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे ये आपके मच्छ एरिया में इन्होंने उसको और डीआई खान में इतने पूरा एरिया इन्होंने जो है वो कब्जे करके रखा। वो तो बलोच ने किया था, बलोच ने किया। 3 दिन उन्होंने धनाधन आर्मी कुंड। मच मींस क्वेटा वाज कट ऑफ। सो वो बोलन पास को कंट्रोल करता है वो मच। एंड देन पश्तून और दूसरा कि पीटीएम इज देयर, पाकिस्तान पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो सिविल राइट्स मूवमेंट है, वो आर प्रोटेस्टिंग कि हमें आप अफगानिस्तान में मत यूज करो एज सुसाइड बॉम्बर्स एंड अटैकर्स। जो राइट्स पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है पंजाबियों और सिंधियों को दी है, हमें भी वो राइट्स दीजिए। आप हमें कैनन फॉडर की तरह क्यों यूज कर रहे हैं? दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। सिमिलरली बलोचों में ये बलोच यकजहती कमेटी अब रिसेंटली उन्होंने एक मार्च किया था इस्लामाबाद तक, प्रोटेस्टिंग इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। अब दोनों जगह में अब देखो ग्रास रूट से लीडर उभरे हैं। पश्तूनों में मंजूर पश्तीन और बलोचों में दिस डॉक्टर मारंग बलोच, मेडिकल डॉक्टर, 13 साल की उम्र में थी जब उसके फादर को उठा लिया गया था। 2 साल के बाद हिज टॉर्चर्ड बॉडी वाज फाउंड। तो ये 13 साल की उम्र से प्रोटेस्ट कर रही है। एंड आप उसकी बात सुने, वेरी आर्टिकुलेट, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड शी सेज आप हमें और क्या डराओगे? जिनके 14-14 साल से लोग मिसिंग हैं, तो खवातीन तो यहाँ बैठी हुई हैं, इनको ये नहीं मालूम कि ये विधवा है कि शादीशुदा है, और इससे ज्यादा आप क्या उसको डराओगे? सो आई फील, जो मैंने कहा भी है, बिगेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन बोथ दीज एरियाज, खौफ था ना मन में, फियर। पश्तूनों के जो सिविल राइट्स मूवमेंट में और बलोचों में भी वो फियर अब निकल गया पाकिस्तान आर्मी का। तो दे आर नाउ प्रोटेस्टिंग एक्सटेंसिवली ऑल ओवर फाटा, सिविल राइट्स एंड इन बलूचिस्तान। सो कमिंग बैक टू अफगानिस्तान पाकिस्तान, बेसिक मुद्दा ये है, जब तक पाकिस्तान इनको नहीं टैकल कर पाएगा तो द आइडिया ऑफ अ लार्जर पश्तून एंटिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डुरैंड लाइन विल गेन स्ट्रेंथ। और पाकिस्तान को इसका सबसे ज्यादा जो थ्रेट वो होगा पश्तूनों में, बिकॉज देयर आर क्रिटिकल मास। बलोच का 44% एरिया है, बट पॉपुलेशन ओनली 4 or 5% ऑफ पाकिस्तान, एंड दे आर स्प्रेड ऑल ओवर। बंगालीज वर सक्सेसफुल बिकॉज एक लैंग्वेज थी, कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन एंड सिंगल लीडर। अब बलोचों में वो ग्रेजुअली डेवलप करेंगी, पर पश्तूनों का क्रिटिकल मास है। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान आर्मी कुछ कर नहीं पा रही। पश्तून तो दे आर अबाउट 42 मिलियन, सो दैट्स अ वेरी लार्ज मास। हाँ, बोथ साइड्स, 31 मिलियन यहाँ पे और 15 मिलियन ऑन द अदर साइड। तो even this 31 million is more than 10% of Pakistan. 12-13%, 14% हो गई है। तो दूसरी बात, आइडेंटिटी जो क्राइसिस है पंजाबियों की, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से वो सबको तंग करते रहते हैं। फिर पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये पहले कभी एक रियासत नहीं थी, या हिस्टोरिकल स्टेट्स थी, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री। तो 47 में जब सब मुसलमान थे, बट इनको ब्लेंड करना एक जगह पे, उसके लिए यू नीड सम आइडियोलॉजी। तो जिना एंड कंपनी सेट कि नहीं, इस्लाम इज द आइडियोलॉजी। तो मौलाना आज़ाद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप लोगों को इकट्ठा तो कर सकते हो, कम्युनल वायलेंस रेज करके, हेट्रेड अगेंस्ट हिंदूज रेज कर सकते, चलाओगे कैसे? बिकॉज लॉयल्टी ऑफ ईच
Muslim is to his sect. His differences with Jinnah were precisely this. Nowhere in the Quran or nowhere in Islam does it say that religion is the basis for nation. उनसे कहा जो भी लोग रहते हैं रियासत में वो सब उस रियासत के बाशिंदे हैं. आप क्रिएट नहीं कर सकते स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम. एंड ही वाज वेरी राइट बिकॉज अब जैसे पाकिस्तान में द स्टेट इज ब्रेकिंग अप ऑन सेक्टेरियन लाइंस. अब उसी जगह में, उसी सिटी में या उसी लोकेलिटी में आपको बरेलवी मस्जिद और मदरसा मिलेगा, देवबंदी मिलेगा और अहले हदीस मिलेगा. और सब वो पहले क्या पढ़ाते हैं कि बाकी तो काफिर हैं. शिया तो है ही वैसे काफिर अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपेगेंडा. तो फिर यूनिटी कहाँ से आएगी? एंड पाकिस्तान हैज फेल्ड इन द 70 years. इस्लाम हैज फेल्ड टू ब्रिंग देम टुगेदर इन द वे पाकिस्तान हैज डेवलप्ड. इनकी दूसरी प्रॉब्लम भी है कि एक्चुअली जो ये क्रिएशन हुआ पाकिस्तान का वो जो पूरा जो मास मूवमेंट जो था वो बरेलवियों ने प्रोवाइड किया और कब्जा हो गया जाके देवबंदियों का. तो मैंने अपनी पूरी किताब में इसको ट्रेस किया है, ये बरेलवी मूवमेंट ने इसने कैसे जिन्ना को स्ट्रेंथ दी और कैसे इन्होंने बड़ा होपफुल एक 11 पॉइंट चार्टर बनाया और नईमुद्दीन मुरादाबादी और इस तरह के लोग जो थे ये सब इसमें लगे. और 11 पॉइंट चार्टर जो इन्होंने बनाया था, तो जो इनकी जो कल्पना थी पाकिस्तान की वो ये थी कि भाई एक शूरा बनेगी, जैसे कि आप देखते हैं ईरान में, और उसमें शूरा में एक अमीरुल मोमिनीन होगा. तो वो ऑब्वियसली दे थॉट कि जो बरेलवियों का जो चीफ होगा ही विल बी दी अमीरुल मोमिनीन और वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा और वो बाकी सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ से शूरा से अपॉइंट होंगे और वो शूरा के निगहबानी में चलेंगे. दैट वाज द प्लान. और इनके जो बेटे थे जो अहमद रज़ा बरेलवी के, ये हामिद और मुस्तफ़ा, और जो इनके सबसे बड़े उलमा थे आपके नईमुद्दीन मुरादाबादी मुफ्ती थे, तो ये सब के सब पाकिस्तान गए. वहाँ पता चला कि जो लोग पाकिस्तान का बनने का ऑपोजिशन कर रहे थे, जिसमें से मौदूदी मौदूदी और हालांकि मौदूदी ब्रीफली फेल आउट ऑल्सो, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मौदूदी और इधर से आपके शबीर अहमद उस्मानी देवबंदी जो गए थे, दे वर रूलिंग द रूस्ट. फिर मौदूदी कुछ ज़्यादा ही आगे चढ़े तो उनको भी बंद किया गया कुछ दिनों के लिए. बट अल्टीमेटली जो पूरा का पूरा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ मौदूदी कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये भाई लोग जो है वहाँ जाके पाकिस्तान बना के वहाँ गए और वापस चले आए. और ये अभी आपके जो नूरे नज़र हैं ना, ये तौक़ीर रज़ा, ये उन्हीं के वंशज हैं. अच्छा. उन्हीं आपके अहमद रज़ा बरेलवी, हामिद मुस्तफ़ा, उन्हीं की लाइन से हैं ये तौक़ीर रज़ा. ये बोलते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. तो मैं उनका मजाक उड़ाता रहता हूँ कि तुम वापस क्यों आए वहाँ से. पाकिस्तान की शुरू से दिक्कत ही यही रही है कि इनकी जो एग्जिस्टेंस थी वो इनको पता ही नहीं चली कि एग्जिस्टेंस कैसे है. तो वो सारी एग्जिस्टेंस इन्होंने हिंदू हेट्रेड पे और इंडिया हेट्रेड पे बना के रखी हुई है. और अल्टीमेटली जब पब्लिक को रोज़ की जो दुनियावी चीज़ों से जब ताल्लुक़ पड़ता है तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चली जाती हैं बैकग्राउंड में. आज वही हो रहा है. जो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है. तो ये चूरन दे के कब तक चलाएंगे. इनफैक्ट जस्ट टू गो बैक टू दैट पॉइंट, 51 में अहमदिया राइट्स हुए थे. सो देयर वाज दिस मुनीर कमीशन व्हिच वाज सेट अप, मुनीर एंड कयानी, कि भी मुद्दा क्या है. उसने कोई 20 के करीब उलेमा को बुलाया, जैसे कि हम अहमदिया को बैन करना चाहते हैं. जैसे ठीक है, उसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करना चाहते हैं, ठीक है. अगर आप इसको नॉन मुस्लिम करना चाहते हो तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि मुसलमान कौन है. तो आप बताइए कि आपकी नज़र में मुसलमान कौन है. उनकी रिपोर्ट में लिखा है, मच टू आवर रिग्रेट, इस बात का अफसोस है कि कोई भी वो 20 में से अग्री नहीं कर पाया कि मुसलमान कौन है. कहता अगर हम एक ही डेफिनेशन मांगे, मान लें कि ये मुसलमान है, तो हम बाकी 19 की नज़रों में काफिर बन जाते हैं. तो जब तक आपको ये डेफिनेशन नहीं मालूम कि मुसलमान कौन है,
आप अहमदी को कैसे कह सकते हैं कि ये नॉन मुस्लिम? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्स जो पाकिस्तान से निकला है, नेट पे अवेलेबल है। तो उन्होंने इतने डिटेल में, जैसे जिस तरह पाकिस्तान बढ़ रहा है, सेक्टेरियनिज्म इज द एंड रिजल्ट। पाकिस्तान ये अपने अपने फिरकों में बढ़ जाएगा, और एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। जो मौलाना आज़ाद ने कहा था, वो मुनीर कमीशन रिपोर्ट ने सेम चीज़ कहा। तो अब फिर यूनिटी कैसी रही? अब आइडेंटिटी कहाँ से बनेगी? नेशनलिटी क्या बनेगी जब आप अपने अपने इतने फिरकों में बट गए हैं? जैसे आपने कहा, जब तक हिंदू थे माइनॉरिटी प्रोविंसेस में, तो मुस्लिम्स और एंटी हिंदू, हिंदुओं को तो हमने सब निकाल दिया। किसके साथ लड़ेंगे अब? आपस में, ऑन द बेसिस ऑफ फिरकाज। तो ये हैज बीन अ वेरी डीप रूटेड आइडेंटिटी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ये भारत जो डील करता है पाकिस्तान से, उसमें मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स बड़ी नज़र आती हैं। कि एक तो क्या है कि हम पाकिस्तान को एक नॉर्मल कंट्री की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि मेरा मानना ये, और मैंने अपनी जो पुस्तक है अनब्रेकिंग इंडिया, उसमें काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ नॉर्मल कंट्री, इट इज़ नॉट अ नेशन एट ऑल, बट इट इज़ अ वेल गवर्न्ड स्टेट। वो आर्मी करती है, उसको स्टेट तो है। इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ अ वेरी ओल्ड एंड सिविलाइजेशनल नेशन, लेकिन जो स्टेट है वो उस नेशन के अगेंस्ट में खड़ी रहती है, उसको डिनाई करती रहती है। अब इस चक्कर में अब जाके ओन अप करना शुरू किया है 2014 के बाद से। ये जो स्टेट है, अब वो नेशन को ओन अप करना उसने शुरू किया है। अब वो अपने हेरिटेज के बात में बात करती है, अपने 5000, 7000, 10,000 साल जो इतिहास है उसकी बात करती है। मोदी जी पंच प्रण की बात करते हैं, जिसमें वो हेरिटेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें वो अपने आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। वो सब बातें अब होना शुरू हुई, लेकिन फॉर द बेटर पार्ट ऑफ 70 years वी वर इन डिनायल ऑफ द नेशन। और वो जो थे वो नेशन कभी थी नहीं, और वो कहते हैं कि हम नेशन है। तो जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन है वो इस चक्कर में कभी भी एक, जिसको हम कह सकते हैं एक रैशनल बेसिस पे डील नहीं हुए। आप क्या सोचते हैं? नहीं, सही। See, पाकिस्तान सही कहा, इट्स नॉट नॉर्मल स्टेट। आई ऐड वन लाइन टू दिस, नॉर्मल नेशन, हाँ, इट इज अ गुड स्टेट। as it's not a normal nation, state, whatever, as far as India is concerned. बाकी दुनिया के लिए वो नॉर्मल है। When it comes to India, it is certainly not a normal. दूसरी बात, Indian nationalism has always been territorial. हमारा ये लैंड एरिया है, this is, we will not give an inch, we don't covet anybody else's territory either. Pakistan's nationalism has always been religious, कि जहाँ सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान हैं, कश्मीर में More खास than तौर पे, territorial, ours has been civilizational. हाँ, that is the inheritance, that's what we have got. But अभी जो है, it's a territorial, so difference comes in Kashmir, for example. वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अरे भाई क्यों? When the Maharaja has given accession to India, why are you saying कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? Because ये कहते हैं कि नहीं, it's a Muslim majority state. Therefore, nationalism is religious. So that has been the problem with India. Two-nation theory, which you had mentioned. All these things have cumulatively diverted Pakistan's attention from the ruling class. आपने कहा well governed. मैं ऐसे disagree करूँगा. It is certainly not well governed. 47 से लेके आज तक. I think Ayub Khan period was an exception, maybe, yes. हाँ, उस टाइम economy was doing well. जब भी पाकिस्तान ने अच्छा किया है ना, it has always been, it has leveraged its geographical position और यूएसए से उसको रेंट मिला है। अयूब खान के टाइम में मिला, जियाउल हक के टाइम में मिला, मुशर्रफ के टाइम में मिला। दैट वाज टाइम व्हेन द इकोनॉमी ग्रू एट अबाउट 6%। उसके बाद अब जैसे अब रेंट बंद हो गया, रेंटियर स्टेट बोलते हैं इसलिए इसको कई बार। अब जैसे रेंट बंद हो गया तो सडनली फाइंड किया यार अब क्या करें, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मेरे ख्याल कंट्री है जो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा कि मेरी बैड गवर्नेंस से या मेरी पॉलिसीज नहीं लेने से फॉल्ट इज इनसाइड मी। ये नहीं कि इंडिया की कॉन्स्पिरेसी है, जूस की कॉन्स्पिरेसी है, क्रिश्चियंस की कॉन्स्पिरेसी है। अरे भाई गलती तुम्हारी है, जो भी बॉम्ब फेंक रहा है वो भी मुसलमान है, जो मर रहा है वो भी मुसलमान है, एक्सेप्ट इट एंड देन आप आगे चल सकते हो। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। अभी भी कहता है कि नहीं,
I am the largest, I mean, the Islamic country with a nuclear bomb. Only everybody owes me a favor. China भी दे, अमेरिका भी दे, मिडिल ईस्ट भी दे. आप कुछ करना नहीं तो अभी तो देखो आप तो बिल्कुल एक गड्ढे में गिर गए हैं. अब गड्ढे से निकलना बाहर, किसी की लीडरशिप नहीं है, विजन नहीं है कि आगे करना क्या है, गड्ढे से हम अपने आप को निकालेंगे. सो दिस प्रॉब्लम, और अभी मेरा मानना है कि अभी जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं ये सरफेस का प्रॉब्लम है. अंदर से मेरी पहली किताब में ये एक कॉइन किया था एक्रोनिम वीप फैक्टर्स, वाटर, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉपुलेशन. अच्छा, इस पे लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते बिकॉज ये कोई ग्लैमरस सब्जेक्ट नहीं है. बट रियलिटी इज कि अगले 5 साल में पाकिस्तान इज गोइंग टू बिकम ए एब्सोल्यूट वाटर स्केर्स कंट्री. दैट मीन लोगों के पास कई जगहों पे पानी को पीने के लिए नहीं मिलेगा. और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के थिंक टैंक्स कह रहे हैं. क्योंकि ये नहीं कि पाकिस्तान के पास पानी कम है. जो इंडस वाटर ट्रीटी में 80% ऑफ वाटर तो पाकिस्तान के पास चला गया. उन्होंने अपने जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको इतनी बुरी तरह से यूज़ किया है, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं बनाए, तो ये आ गए. तो कैन यू इमेजिन आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, चाइना हो, यूएसए हो, पानी के बगैर तो कोई लाइफ ही नहीं है ना. पानी का पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट 2.55%. ऑलरेडी 240 मिलियन हो गए हैं. अगले 20 साल में दे विल ऑलमोस्ट बी क्लोज टू 300 मिलियन. अभी ये वीट कर रहे हैं, वीट को इम्पोर्ट कर रहे हैं. हालांकि सबसे फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड इन द सब कॉन्टिनेंट वाज इन, जो पाकिस्तान को इलाका मिला है, दे हैव टू इम्पोर्ट वीट. 20 साल के बाद क्या करेंगे? पॉपुलेशन, एजुकेशन, 50% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्कूल गोइंग एज आर आउट ऑफ स्कूल्स. और जो क्लास 5 में जाते नहीं हैं 50 to 60% आर ड्रॉप आउट्स. तो आगे जाके सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या सीनियर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और जो एनरोलमेंट है उसमें से 60% मदरसे में. हाँ, दे गो टू मदरसा. सो किसी ने स्टडी की थी जो लेबर फोर्स था पाकिस्तान को देखे, 60% ऑफ द लेबर फोर्स, ये मैं 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वॉज आइदर अनएजुकेटेड, इलिटरेट और वॉज प्राइमरी. अब जितना टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आज की डेट में है, कैसे करेगा पाकिस्तान कम्पीट? कोई भी इन्वेस्टमेंट भी लगाएगा, आपके पास पाकिस्तान की लेबर फोर्स कहाँ पर है जो इन्वेस्टमेंट, जो फैक्ट्रीज को रन करेगा? ये तभी तो चाइना अपनी पूरी लेबर लेकर आया है जो भी रन करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड लोग नहीं है. सो दीज आर द डीपर प्रॉब्लम विच आर ईटिंग, खा रहे हैं पाकिस्तान को अंडर से लाइक टर्माइट्स. देन कोई एक वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का कैलकुलेशन है दैट अबाउट 50 to 55% ऑफ पाकिस्तानीज चिल्ड्रन आर आइदर स्टंटेड और वेस्टेड. जिनकी हाइट एज के बराबर कम है और जिनका वेट कम है, तो विच अफेक्ट्स द माइंड. पहले 4-5 साल अगर बच्चे को पूरी तरह से खुराक नहीं मिले तो हिज ब्रेन गेट्स स्टंटेड. उसके बाद वो ठीक नहीं हो सकता. यू नो, ही विल नॉट बी, उसको एजुकेशन कुछ भी करवा दो, बट जो बेसिक ग्रोथ होती है चाइल्ड की वो 0 to 4. तो बहुत दीज आर द टर्माइट विच आर ईटिंग पाकिस्तान. और इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा. थिंक टैंक्स हैं, लोग कह रहे हैं, देयर आर ऑल्सो ब्राइट पीपल ओवर देयर, बट नोबडी इज, कोई पॉलिटिशियन ये बात नहीं करना चाहता बिकॉज इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते. आर्मी भी नहीं सोच रही. आर्मी के पास अपना पीने का पानी है, उनको रिटायरमेंट के बाद ज़मीनें मिलती हैं, वो पानी, हाँ, कॉर्नर प्लॉट, हाँ, वो पानी सींच के इलीगली ले लेते हैं. तो उनके जो डेजर्ट में जो चोलिस्तान में ज़मीनें मिलती हैं, करोड़ों के बाद बेच देते हैं. एक बारी नहर खींच ली, वो इलीगल है, तो नीचे पानी नहीं मिलता. तो कोई सोच नहीं रहा इन प्रॉब्लम्स के बारे में. पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स. और इकोनॉमी के बारे में सोचा ही ना. इंडिया ने एटलीस्ट दे टर्न द कॉर्नर. एक बार IMF से लोन लेना पड़ा तो उसके बाद सोचा और पूरी पॉलिसीज चेंज कर दी. वो पॉलिसीज चेंज करने का फिर लॉन्ग टर्म फ़ायदा हुआ. और आज जब टेक ऑफ किया है, इनफैक्ट आफ्टर 2014 इंडिया हैज़ टेकन ऑफ, तो वो उसके जो सीड था वो तो 91 में PV नरसिम्हा राव ने डाला था. बिल्कुल. और वो इससे भी स्पष्ट हो जाता है. लोग मनमोहन सिंह को देते हैं उसका क्रेडिट, लेकिन मनमोहन सिंह वॉज अटर फेलियर जब वो प्रधानमंत्री बने. तो दैट शोज़ कि इट वाज एक्चुअली PV नरसिम्हा राव जो इनको लेके, इनको उन्होंने जो पॉलिटिकल हैंड होल्डिंग दिया, उससे ये उस टाइम पे कर पाए. इनको हैंड होल्डिंग नहीं दिया सोनिया गांधी ने एज प्राइम मिनिस्टर, तो ये कुछ नहीं कर पाए.
और वो पूरी जॉबलेस ग्रोथ करके और इंडिया को एक तरह से क्राइसिस में लाया, जो 2014 के बाद में अभी जो वाइट पेपर आया है दैट शोज क्वाइट स्टार्कली कि भाई स्थिति क्या थी। लेकिन पाकिस्तान के साथ डीलिंग में एक और जो समस्या मैं देखता हूँ वो ये है कि भारत में एक ध्यान ये लोगों को लगता है, कई बार वो कहते भी हैं कि साहब कि वी कैन नॉट अफोर्ड एन अनस्टेबल पाकिस्तान। वाई? नहीं, सही, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, अगर तो माइंडसेट पाकिस्तान को जैसे है, जिस तरह का उनको ठूस ठूस के एंटी इंडिया एंटी हिंदू पढ़ाया गया है, उस तरह के माइंडसेट और मदरसे की जो एजुकेशन है, इस तरह के माइंडसेट से स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इंडिया के मफाद में है या वीक पाकिस्तान? सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली मीनिंगलेस। जब तक पाकिस्तान अपना डीएनए नहीं बदलेगा, मुझे नहीं लगता डीएनए बदल सकता है। जब तक वो नहीं बदलेगा, अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान ऑन आवर बॉर्डर्स विद दैट माइंडसेट हमारे लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। तो एक वीक और अनस्टेबल पाकिस्तान, हालांकि उसके भी ड्रॉबैक्स हैं, बट उतने ज्यादा नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान विद एन एंटी इंडिया एंटी हिंदू माइंडसेट विद न्यूक्लियर वेपन्स। ये भी तो सोचिए ना। सो पीपल हो जो इस तरह की बातें करते हैं ना, उनको मेरे ख्याल रियलिटी से वो काफी हट कर या और एक और भी बात कहते हैं कि भाई यूनाइटेड पाकिस्तान इज इन आवर इंटरेस्ट। वो क्यों? अगेन यूनाइटेड मींस माइंडसेट तो वही है ना। यूनाइटेड में तो माइंडसेट वही रहेगा जो आर्मी डिक्टेट करेगी। हाँ, अगर अलग अलग हो जाएगा तो कम से कम 3 तो ऐसे होंगे, जैसे अफगानिस्तान इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स रेडिकलाइजेशन, सब कुछ होते हुए एंटी इंडिया तो नहीं है। वो प्रो इस्लाम हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो स्टेट की डीलिंग्स है उसमें वो एंटी इंडियननेस नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि एंटी इंडिया तो कहीं से नहीं दिखते। वो प्रो इंडिया है। वो प्रो इंडिया है। अरब कंट्रीज को ले लीजिए। अब अरब कंट्रीज के साथ में ख़ास तौर से अगर आप सऊदी अरब को लें, जो कि दैट इज़ द बिगेस्ट अरेबियन कंट्री, और एमिरेट्स को लें विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव अरब कंट्रीज, तो दे वेरी फ्रेंडली और वो प्योर अरब्स हैं। वो इस्लाम के जो प्योरेस्ट वर्जन है वो हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं इंडिया से। दे आर वेरी मच प्रो इंडिया। बल्कि इंटरनेशनल डीलिंग्स में आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत जो OIC में जो उनकी कस्टमरी नॉइजेस होती हैं, उनको अगर आप छोड़ दें तो आप देखेंगे कि दे आर एवरीवेयर दे आर प्रो इंडिया। पाकिस्तान के साथ डीलिंग्स जब होती हैं तो अगर मान लीजिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में भी वो प्रो इंडिया दिखाई पड़ते हैं। अफगानिस्तान प्रो इंडिया दिखाई पड़ता है, ईरान प्रो इंडिया दिखाई पड़ता है। तो ये जो है एक, ये अगर इनका ब्रेकअप हो जाता है तो ये जो पंजाबी एक जो एलीट है, पंजाबी एलीट, अशराफ बोलता हूँ मैं उनको, तो इनको छोड़ के तो बाकी कोई भी एंटी इंडिया नहीं है। ना सिंध वाले, ना बलूचिस्तान वाले, ना पश्तून। सही है, क्योंकि जो हेट्रेड है ना, जो घृणा जो इंडिया से और हिंदुओं से है, वो बेसिकली पंजाब में रूटेड है। और पंजाब में इसलिए भी रूटेड है क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स मैंने देखी थी, इनकी टेक्स्ट बुक्स, क्या पढ़ाया जाता है पाकिस्तानी स्कूल में, और पाकिस्तानी थिंक टैंक्स ने भी इस पर बड़ी डिटेल स्टडी की है। जो पाकिस्तान स्टडीज़ है उसमें एक्चुअली पढ़ाया क्या जा रहा है। तो एक रिपोर्ट थी द सटल सबवर्जन, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कि द हेट्रेड फॉर हिंदूज, जूज एंड क्रिश्चियंस एंड की जो शहादत की प्रेज करना, शहादत को, जिहाद को, ये सब तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। मदरसों को तो छोड़ो, और हिस्ट्री भी डिस्टॉर्ट करके पढ़ाई जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में कि पाकिस्तान बना ही 732 में था, जब वो 712 सॉरी, वेयर मोहम्मद बिन कासिम केम। उसके पहले की पूरी हिस्ट्री रद्द कर दी है। तो इस तरह का जब हेट्रेड ठूस ठूस के बच्चे के दिमाग में डालेंगे, और ये अब से नहीं, ये तो 3 जनरेशन से चल रहा है, स्पेशली आफ्टर 71 एंड स्पेशली व्हेन जिया टुक ओवर। पूरा करिकुलम उससे चेंज कर दिया और उसे बोला कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन शुड बी फॉर एन इस्लामाइज्ड सोसाइटी। और फिर जो UGC उनका वहाँ था, उन्होंने राइटर्स को लिखा कि आपको ये दिखाना है कि पाकिस्तानी नज़रिया है, पाकिस्तान क्या है, और जिना का क्या आइडिया था नज़रिया पाकिस्तान पे, और इस्लामाइजेशन पे आपने जोर दी। हालांकि जिना ने कभी नज़रिया पाकिस्तान की बात नहीं की थी, बट वो
झूठ तो आराम से बोल देते हैं ना उनको। वो दो कौमी नज़रिया बोलता था, वही नज़रिया है पाकिस्तान है। सो यहाँ से जब शुरू हुआ है तो मोस्टली पंजाब में, सिंध में देखिए पहले इट वाज सिंध ह्यूज हिंदू पॉपुलेशन, कराची वाज अ हिंदू टाउन। पुश्तूनों का प्रॉब्लम नहीं है। गफ्फार खान एंड हिज लेगेसी ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद द कांग्रेस एंड बलोच इन एनी केस, वो अपनी उनकी रियासत थी कलात की, and there was a large Hindu population in Balochistan, and Bukti provided them shelter and security. They used to stay next to behind his house. मसला पंजाबियों का है. So that is the hatred जो आता है ना, and वो बदलेगा नहीं. That will not change. ऊपर से जप्पी पप्पी, पंजाबी is very good कि वो करने के लिए, ऊपर से दिखावा करने के लिए, डबल हैंडशेक, ट्रिपल हग, और हमारे जो लोग जाते हैं क्रिकेट मैच देखने, जाते थे अमन की आशा वाला, हाँ क्रिकेट मैच देखने के लिए, वो कहते थे भाई देखो टैक्सी वाले ने पैसे नहीं लिए क्योंकि मैं इंडिया में से था, अनारकली बाजार गए उसने पैसे नहीं लिए, बड़े हॉस्पिटेबल लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, पता नहीं हम क्यों लड़ रहे हैं। तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि आप 3 दिन के लिए गए, 5 दिन के लिए गए, अब वहाँ 1 महीना रह के रहो, ये सब चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएंगी। आप उनको रियलिटी, उनका रियल चेहरा, जो रियल फेस है वो आपको दिखाई देगा। तो हम जल्दी भी उनके झांसे में आ सकते हैं, आ जाते हैं। कई सारे डिप्लोमेट्स जो पाकिस्तान में पोस्टेड रहे हैं, वो उनकी बातें मैं किताबें भी पढ़ी हैं और दे आर ऑलमोस्ट यूनानिमस की एक चीज़ वो सारे की कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में एक बात कभी मत कहना कि हम दोनों एक ही कंट्री थे। ये किसने कहा था? जब नटवर सिंह जी जा रहे थे एज हाई कमिश्नर, तो ही कॉल्ड ऑन द पाकिस्तान हाई कमिश्नर इन दिल्ली, he said मुझे पता है क्या कहना है, ये मुझे बताओ मुझे क्या नहीं कहना चाहिए। उन्होंने बोला था कभी मत कहना कि हम एक हैं, क्योंकि हम एक नहीं हैं। अगर एक होते तो पाकिस्तान बना ही क्यों था? तो ये भी जो हमारे लोग हैं जो जाके मोमबत्ती लगाते हैं बॉर्डर पे, उनके लिए ये आई ओपनर है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर खुद कह रहा है कि हम एक नहीं हैं। आप क्यों कैसे कह रहे हो कि हम एक हैं? और एक अगर होती भी एक ज़माने में, आज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो डेवलप किया गया ना लास्ट 70 बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क आ गया। वो तो आप सही कह रहे हैं। वैसे तो अगर आप एक थियोलॉजिकल स्टेट बनाते हैं तो बेसिकली जो इस्लामिक थियोलॉजी है वो तो है ही अस अगेंस्ट अदर्स, वो बाइनरी है पूरी, और बिल्कुल एक वेल डिफाइंड बाइनरी है। और मैंने तो उसके ऊपर बहुत सारे शोज़ भी किए हैं, बहुत सारा लिखा भी है। और मैंने दोनों किताबों में वो सूफीज़म के ऊपर जो चैप्टर है वो कॉमन है। यू विल नॉट फाइंड कि कोई अलग अलग किताबें लिखे और उसमें एक चैप्टर कॉमन हो। वो सूफीज़म के ऊपर चैप्टर कॉमन है, अनब्रेकिंग इंडिया में भी, और जो अभी लेटेस्ट मैंने लिखी ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, दोनों में एक चैप्टर कॉमन, द होक्स ऑफ सूफीज़म। पूरा पाकिस्तान जो है वो बरेलवी सूफीज के बेसिस पे बना। सारे मैसेकर्स पाकिस्तान में जो हुए, या डायरेक्ट एक्शन डे में हुए, या आपके मुपल्ला रिबेलियन में हुए, या नोआखाली में हुए, सब सूफी पीरों के बेसिस पे हुए। और फिर भी जो है हमारे यहाँ ये बड़ा है कि साहब के पीसफुल सूफी, दी पीसफुल सूफी, दी पीसफुल सूफी। एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ मैं उनसे जिसका कभी जवाब नहीं देते, आप शरीयत मानते हो कि नहीं? क्योंकि द डमी दैट यू आर सोल्ड, वो प्री 10th सेंचुरी में देयर यूज्ड टू बी दैट सूफी मूवमेंट जो कि अपने आप को शरीयत से अलग मानता था। 10th 11th सेंचुरी में जो वहाँ पर चेंजेस आए, अल-गज़ाली वगैरह, उसके बाद से तो वो पूरी तरह से सबऑर्डिनेटेड टू शरीयत है। तो अलग कैसे हुआ? तो ये चीज़ चूँकि समझ में नहीं आती लोगों की, इसलिए वो ये मिस्टेक करते हैं। तो ये जो 2 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हमारे रिलेशंस में हैं कि एक तो इसको नॉर्मल नेशन मानना, जो कि ये नहीं है, आइडेंटिटी इसकी कभी नेशनल बनी नहीं, और दूसरी ये मानना कि स्टेबल पाकिस्तान हमारे हक में है या यूनाइटेड पाकिस्तान हमारे हक में है। वो इसकी वजह से आपने देखा होगा कि वो कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस बार बार इंटरप्ट होके और बार बार शुरू होता रहा। ये पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। मेरा ये मानना है, आपकी टिप्पणी चाहूँगा इसमें, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेप्यूटेशन
और पाकिस्तान की इकोनॉमी के कोलैप्स के मूल में प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला है कि वी विल नॉट टॉक टू पाकिस्तान एनी मोर, जो उन्होंने 2017 के बाद किया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शुरू में आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफ़ी पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट किया एट द टाइम ऑफ हिज स्वेरिंग इन 2014। सब सार्क कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान को बुलाया। फिर काबुल से ही फ्लू, which is a very I don't think so the SPG was very happy with that. It was a risk. A big risk. पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर में आप जा रहे हैं फ्रॉम बट एज अ पोलिटिकल लीडर ही सेड आई विल टेक दिस। जहाँ से अगर ये इसमें बेहतरी आती है, उसके बाद पठानकोट हो गया। तो उन्होंने कहा अब वही फंडामेंटल मिस्टेक हुई ना कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है पाकिस्तान में, ऐसा उन्होंने सोचा। और ये जो इंडिया की पॉलिसी रही है, ये पाकिस्तान को एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा खटकती है कि इंडिया उसको इग्नोर करे। दे वांट टू बी ऑल द टाइम ट्रीटेड एज इक्वल्स, पैरिटी विद इंडिया। वो तो जिन्ना ने भी कहा था ना, जिन्ना का कहा था वी आर नॉट ओनली अ सेपरेट नेशन बट एन इक्वल नेशन। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ टू स्टेट थ्योरी। तो और ये 1906 से जब वो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब उन्होंने मेमोरेंडम दिया, they said हमें राइट्स चाहिए नॉट एज पर आवर नंबर्स बट एज पर द कंट्रीब्यूशन दैट वी हैव मेड। सो दे वांटेड टू बी इक्वेटेड विद द हिंदूज, दे वांटेड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू बी इक्वेटेड, एंड पोस्ट क्रिएशन दे वांट पाकिस्तान एंड इंडिया टू बी इक्वेटेड एंड हैव इक्वल पैरिटी। तो जब इंडिया उस इक्वेशन से हट जाता है, व्हाई शुड आई टॉक टू यू, तो मेरा तो एकदम मतलब ही नहीं। हाँ, तो वो कहते हैं अरे ये तो पूरी गेम ही चेंज हो गई। किसी एक जो दो पार्टीज के बीच में एक हट जाता है पीछे, मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगा, तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। तो नाउ दे रनिंग अराउंड कि भाई अब इंडिया से बात कैसे करें, ट्रेड भी करनी है बिकॉज हमारे मफाद में है, बट कैसे करें। सो ये जो पॉलिसी अडॉप्ट की है ना, बहुत सक्सेसफुल रही है। और क्योंकि इंडिया के कैद इकोनॉमी इज ऑल्सो ग्रोइंग, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठप बैठी हुई है, तो जितने भी बाकी जो गल्फ में स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड ऑल, सब कहते हैं कि हम पाकिस्तान के पीछे भागे या जो रियल ग्रोथ इंजन है इस एरिया में उसके साथ चलें। ये पाकिस्तान देख रहा है। अब जितने भी आप जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, वो तो एवरी डे दे आर सेइंग कि लुक एट इंडिया, ये कैसे ग्रो कर रहा है, ये कैसे प्रॉस्पर कर रहा है, मोदी जी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एंड देन दे सी कि हमारा क्या हाल है, एंड दे रियलाइज कि दे हैव मिस्ड द बस, मिस्ड इट बाय माइल्स। एक समय था अयूब खान के टाइम में जब इकोनॉमीज वर ऑलमोस्ट द सेम, या पाकिस्तानी इकोनॉमी हमसे भी अच्छा कर रही थी, वाज डूइंग मच बेटर, वाज डूइंग मच बेटर। अब उसके बाद से डाउनस्लाइड 91 तक जब हमारा डिवेल्यूएशन हुआ जाके 91 में, उसके पहले 91 के वैल्यूएशन, हाँ बल्कि 96 97 तक पाकिस्तानी रुपी वाज हायर देन इंडिया, ऑलमोस्ट द सेम या स्लाइटली हायर। अब तो कोई देयर इज नो कंपैरिजन। दे आर एट 3.25 1 Indian rupee can buy 3.25 पाकिस्तानी रुपीस मिनिमम, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कभी 3.5 भी हो जाता है। तो now they are competing with श्रीलंका एक्चुअली। नहीं, अब तो बांग्लादेश से भी नीचे हैं। बांग्लादेश से तो बहुत नीचे हैं। हाँ। बांग्लादेश से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। बांग्लादेश पर डॉलर, अभी मैं देख रहा था, बांग्लादेश का रेट 110 है, इनका 280 है, और श्रीलंका का 310 है नियर अबाउट्स। तो इकोनॉमी में तो आप कहीं स्टैंड नहीं करते। तो इसी को आगे बढ़ाएं अगर, तो ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये भी मोर ऑफ द सेम, कुछ चेंज तो होगा नहीं इससे। हाँ, नहीं चेंज नहीं होगा, मतलब सिचुएशन और खराब हो गई। उसी इस पे दो हेनरी किसिंजर जब पाकिस्तान आए थे 1970 में ऑन हिज वे टू चाइना, सो ही टोल्ड यहिया खान कि दैट फॉर अ डिक्टेटर यू कंडक्ट अ लाउजी इलेक्शन। तुम तानाशाह हो मगर तुम इलेक्शन करना तुम्हें नहीं आता। उसके पहले इन वॉशिंगटन ही टोल्ड द पाकिस्तानी एम्बेसडर, जमशीद मार्कर थे वहां पे, उन्होंने कहा एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड इलेक्शंस हेल्प इन रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इन पाकिस्तान
इलेक्शंस क्रिएट प्रॉब्लम्स, 50 साल पहले उसने कहा था, एग्जैक्टली यही हुआ है। जो लोग कहते थे कि हमें इलेक्शन करके स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, कहीं कंसेंसस बनेगा तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम IMF से पास जाएंगे, स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट हुई थी, इलेक्शंस ने किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं दी, They conducted a lousy election. They The conducted a army. lousy election. And now they are facing charges of rigging. और इसलिए क्योंकि आर्मी का एंड गेम क्या था? आर्मी का एंड गेम था कि इमरान खान नहीं आएगा, एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं होगी, एक कोएलिशन वीक हो गई जिस पे हम कंट्रोल कर सकें। तो वो पोर्शन तो ठीक हो गया, एक वीक कोएलिशन गवर्नमेंट ही आएगी, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है। दे वांटेड टू फिनिश कि इमरान खान को हम पॉलिटिकली ख़त्म कर दें, 30-40 सीटें आएंगी। उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि जो वेव थी, जिस तरह यहिया खान को 1970 में इंटेलिजेंस एजेंसी ने ब्रीफ किया, जी अब कोएलिशन गवर्नमेंट आएगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज कुड नॉट सी कि मुजीब की जो वेव थी 162 सीट थी, 1 आउट ऑफ 164। सो दिस टाइम ऑल्सो आर्मी सॉट कि 30-40 सीटें आएंगी, हमने इनका सिंबल ले लिया, हमने इनको ये कर दिया वो कर दिया, तो और PMLN क्लोज टू सिंपल मेजॉरिटी होगा, मगर उसको कोएलिशन करनी होगी। इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई इलेक्शन में? डेमोग्राफी। जो 28 मिलियन न्यू वोटर्स सिंस 2018, 28 मिलियन, दैट मीन्स आउट ऑफ देम एटलीस्ट 90.95% 18 ईयर्स एंड अबव, जो PTI का फॉलोअर है, और जो 18 to 35 क्लास है, 57 मिलियन पीपल वर इन दैट एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 35, 44% ऑफ द इलेक्टोरेट। और 2018 के इलेक्शन में जो वेरी इंटरेस्टिंग फिगर्स, 87 सीट्स वर वन बाय मार्जिन ऑफ 1000 वोट्स, 26 सीट्स मार्जिन ऑफ 2000 वोट्स, and another 51 seats by a margin of under 6,000 votes. तो इस टाइम क्या हुआ है कि यूथ हैव कम आउट इन लार्ज नंबर्स टू वोट फॉर देम, और एक जो हवा बनाई थी PMLN ने वजीर आजम नवाज शरीफ, तो मुझे लगता है जो PMLN वोटर था वो कंप्लेसेंट हो गया। भाई नवाज शरीफ को तो आर्मी ने उसके ऊपर हाथ रख दिया, वो तो उसने वजीर आजम बनना ही बनना है, क्यों जाके वोट करें? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज टोटल जो है इज जस्ट 47%, 3.5% लेस देन 2018। दैट मीन्स जो ट्रेडिशनल वोटर था PMLN का, वो बाहर निकल के उसने वोट नहीं किया। यूथ जो नया वोटर था उसने PTI को वोट किया बिकॉज ऑफ सिंपैथी। आर्मी डिड नॉट सी दिस कमिंग। तो इतना अब फ्रैक्चर्ड मैंडेट और उससे रिगिंग की एलिगेशंस, 93 सीट तो उन्होंने इंडिपेंडेंट्स को दिए, वो कहते हैं हमें 180 मिल जानी थी, ऊपर से कमिश्नर रावलपिंडी ने और उस पर ऐड कर दिया है। तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि अब PMLN की तरफ भी आवाज़ें आ रही है कि हमें सरकार नहीं बनानी चाहिए, PPP कह रही है तो रिग्ड इलेक्शंस हैं। तो जो भी अगर सरकार बनती भी है, मुझे नहीं डाउटफुल है, अगर कोई भी तैयार नहीं है गवर्नमेंट बनाने का तो फिर क्या होगा? मगर अगर गवर्नमेंट बनती भी है, क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, लेजिटिमेसी नहीं होगी, और इट विल बी अ वीक गवर्नमेंट जिसमें कंसेंसस नहीं होगा। तो ये IMF के साथ क्या नेगोशिएट करेंगे? तो टफ डिसीजन उन्होंने लेने हैं, नहीं ले पाएंगे, बिकॉज पीपल विल बी, हाहाकार मच जाएगा। तो 1977 इलेक्शंस में सेम थिंग हैपेंड। भुट्टो हैज रिग्ड द इलेक्शन सो मच दैट वो PNA फॉर्म हो गई, सारी ऑपोजिशन पार्टीज गॉट टुगेदर, PNA की एजिटेशन हुई, अल्टीमेटली जिया को आना पड़ा। इस टाइम आर्मी को आने की बड़ी मुश्किल होगी, ओपन कू, क्योंकि एक तो क्रेडिबिलिटी ऑफ आर्मी इज लो और पीपल इस टाइम आर नॉट टू इनामर्ड बाय द आर्मी। तो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इमरजेंसी लागू करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से, कि भाई कोई गवर्नमेंट बना नहीं रहा, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर, तो केयरटेकर गवर्नमेंट को कंटिन्यू कराओ, फ्रेश इलेक्शन 6 महीने 8 महीने के बाद होल्ड करो। अच्छा, उसके लिए प्रॉब्लम ना कि फिर IMF वो लोन देगा कि नहीं, क्योंकि IMF कहता अगर मैं आपको 3 बिलियन का EFF दे रहा हूं तो एक सर्टेनिटी होनी चाहिए ना कि जो भी नई सरकार आएगी वो भी इससे एक्सेप्ट करेगी जो कंडीशंस हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान हर तरफ से घिर गया है और गड्ढे में है। So it's going to be worse than what it was. Much worse than what it was. और किसी को कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नहीं दिख रही कि इसको निकलेंगे कैसे बाहर। विजन किसी के पास है नहीं, कोई नहीं कह रहा कि मैं ये कर सकता हूँ। और जब तक आसिम मुनीर है,
इमरान खान का चांस नहीं, क्योंकि वो डिटर्मिन्ड है कि जिसने हमारे इंस्टीट्यूशंस को सैक किया है, रैंसैक किया है 9th of May, उसको कैसे देख सकते हैं इन पावर। और सबसे बड़ी बात, टू माई माइंड, 9th May को एक बगावत हुई थी 23 अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द आर्मी। जिसने बगावत की पीटीआई का, उसी को लोगों ने वोट दिए। व्हाट डज इट शो? इट शोज द कोलैप्स ऑफ द स्टेट, कि जिस लोगों ने बगावत की है, अवाम उनको वोट दे रही है। दिस इज द थिंग, द डीप रूटेड क्राइसिस इन पाकिस्तान इज दिस। अब अवाम का आप कहते हैं मैंडेट, एक्चुअली इट शोज कि आर्मी की लेजिटिमेसी अब अवाम की निगाहों में नहीं रही जो पहले रहा करती थी। हाँ, मगर द अवाम ऑल्सो नोज कि विदाउट द आर्मी पाकिस्तान तो वैसे ही टूटा टूटा। बहुत सारे लोग तो चाहते हैं कि टूट जाए। बट फिर भी वो थोड़ा बात है ना कि पाकिस्तान एक कुव्वत है, दैट फीलिंग। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है जब अवाम ने इस पार्टी को वोट दिया है जिसने बगावत की। आई डोंट नो इफ एनी अदर एग्जांपल इज देयर हिस्ट्री में। पाकिस्तान में तो खैर कैसे कभी नहीं हुआ कि अवाम ने ऐसी खुल के वोट दी है। और अगर इमरान खान आ जाता है, इट विल बी फार वर्स फॉर पाकिस्तान देन इफ एनीबडी, नवाज शरीफ, शहबाज और इवन बिलावल। So you can say that there is no, as you said actually, there's no light at the end of that tunnel. तो इसी बिंदु पर अब हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि जो मैंने कहा था कि स्टेबल पाकिस्तान, यूनाइटेड पाकिस्तान इज नॉट इन इंडियाज फेवर, तो अगर उसी तरफ जा रहा है तो वी शुड बी वेरी बिल्कुल बिल्कुल, हमें कुछ नहीं करना है बस, बट कीप अ वॉच, कीप अ वॉच, क्योंकि पाकिस्तान की ये काबिलियत है कि वो आपको सरप्राइज कर सकता कीप अ वॉच एंड लेट अननोन गनमैन फ्लरिश। है। इसी के साथ आज का ये वार्तालाप हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तिलक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, जय संजय, थैंक यू वेरी मच।